हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोडक्शन और कॉस्ट का रिवीजन स्टार्ट करेंगे और होपफुली दोनों ही चैप्टर्स को हम थरोली रिवाइज करेंगे ताकि आपको एग्जाम टाइम में कोई भी दिक्कत ना आए, कम टाइम में मैक्सिमम रिवीजन हो जाए और एकदम थॉरो रिवीजन। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे मैं आपको जहां जहां एमसीक्यूज आएंगे वो भी बताती जाऊंगी, तो वो आप देख लेना, उनको आप मार्क कर लेना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी रिवीजन क्लास से। अब प्रोडक्शन का मतलब जो है हमारा मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब इट इज द प्रोसेस टू चेंज द रॉ मटेरियल्स इनटू फाइनल गुड्स या फिनिश्ड गुड्स। ओके, पर इकोनॉमिक्स में क्या होता है? नॉर्मली जब हम प्रोडक्शन का मतलब देख रहे हैं तो वो क्या है, सिर्फ आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बना रहे हो। बट इकोनॉमिक्स में क्या होता है? क्रिएशन ऑफ गुड्स भी है और यहाँ पर सर्विसेज भी है। मटेरियल हो या इमटेरियल हो, दोनों ही गुड्स का और सर्विसेज का प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन के टर्म में कवर होता है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में हम क्या बोल सकते हैं कि गुड्स जो है वो मटेरियल और इमटेरियल दोनों ही कवर होते हैं इकोनॉमिक्स के टर्म्स में। नेक्स्ट हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आता है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं आपके? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब हम लैंड के कुछ फीचर्स पढ़ते हैं। ओके, अब तो लैंड में हम क्या देख सकते हैं? लैंड का क्या है? पहले इट इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर। हम सिर्फ हाइलाइट्स और क्विक रिवीजन कर रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ। पहली बात कि लैंड में आता क्या क्या चीजें हैं? इसके अंदर वाटर, एयर, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स, सब चीजें जो आती हैं वो सारी चीजें इसमें, फॉरेस्ट, ये सब चीजें कवर होती हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये गिफ्ट ऑफ नेचर है, ये हमारा पहला फीचर बन रहा है, गिफ्ट ऑफ नेचर, इसीलिए हम इसकी सप्लाई अपने हिसाब से नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, लैंड जो है वो लिमिटेड होती है क्योंकि वो नेचर के द्वारा है, वो मैन मेड नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो लोकेशन है और जो लैंड की जो एग्जिस्टेंस है वो हम बढ़ा या घटा नहीं सकते। सेकेंड है लिमिटेड इन सप्लाई, जो मैंने अभी आपको बताया कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया तो कंट्री का सेम ही रहता है, इसीलिए उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बढ़ते हैं या घटते हैं और उनको वो सब नेचर के द्वारा है, इसलिए इन सबकी सप्लाई जो है वो कैसी होती है? लिमिटेड होती है। थर्ड है हमारा इमोबाइल फैक्टर। इमोबाइल फैक्टर का मतलब क्या होता है कि लैंड जो है वो आपकी इमोबाइल फैक्टर है, वो अपने आप से कहीं चल के नहीं जाएगी। ठीक है, फोर्थ है हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हैं ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड, हम जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे उसका जो रिटर्न्स है वो डिमिनिश होता जाएगा, जो हमें उससे प्रोडक्टिविटी मिलने लगेगी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। पहले थोड़े मैक्सिमम तक जाएगा, फिर वो डिमिनिश होना स्टार्ट करेगी और हर एक लैंड जो है वो इस लॉ में एप्लीकेबल होती है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता ही होता है। ठीक है, भले ही आप कितना भी कैपिटल, लेबर यूज कर लो, एक पॉइंट पे आके लैंड जो है वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स देती है। नेक्स्ट है हमारा लैंड डिफर्स इन फर्टिलिटी। क्यों? क्योंकि हर एक लैंड अलग अलग तरह की होती है, उसकी फर्टिलिटी अलग अलग तरह की होती है। तो कोई लैंड ज्यादा फर्टाइल होती है, कोई कम फर्टाइल होती है, किसी से प्रोडक्टिविटी में मैक्सिमम मिल जाती है, किसी में बहुत चीजें आपके कैपिटल और लेबर डालकर भी आप प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल सकते। तो देयर इज अ डिफरेंस इन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। ओके, अब हम आते हैं लेबर पर। ओके, लैंड में हमने क्या क्या देखा? जल्दी जल्दी मेरे साथ, गिफ्ट ऑफ नेचर, लिमिटेड सप्लाई, फिर क्या था? इमोबाइल फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड फर्टिलिटी, डिफर्स इन फर्टिलिटी। अब यहाँ पर हम लेबर की बात कर रहे हैं। अब लेबर क्या होता है? जो हमारा ऑर्डिनरी यूसेज में जो है वो लेबर क्या बोलते थे? सिर्फ फिजिकल लेबर से, पर इकोनॉमिक्स में हम क्या बोलेंगे? मेंटल लेबर और फिजिकल लेबर दोनों को ही कवर करेंगे। जैसे हम प्रोडक्शन के टर्म में बोल रहे हैं कि सिर्फ गुड्स का प्रोडक्शन, बट इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का मतलब जो गुड्स हैं और सर्विसेज, मटेरियल और इमटेरियल दोनों ही मतलब आती है, पर्व्यू में आती है। सेकेंड है हमारा लेबर। फिर हम लेबर की बात कर रहे हैं तो लेबर में क्या है? लेबर इज इनसेपरेबल। आप लेबर को लेबरर से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे लैंड आप उसके ऑनर से अलग कर सकते हो, कैपिटल आप उसके एंटरप्रेन्योर से अलग कर सकते हो या कैपिटलिस्ट से अलग कर सकते हो, बट लैंड लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लेबरर। सेकेंड है लेबर इज पेरिशेबल।
अब पेरिशेबल क्यों है, क्योंकि आप उसकी प्रोडक्टिविटी जो है लेबर की वो भी कहीं एक पॉइंट पे आके डिमिनिश हो जाती है। वो आपको हमेशा उसी तरह की इंक्रीज रिटर्न्स हमेशा नहीं देगा। उसकी जो ताकत, उसकी मेहनत जो है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो आपकी थोड़ी तो बढ़ मतलब एट अ पॉइंट वो बढ़ेगी, बट वो धीरे धीरे डिमिनिश भी होगी और पेरिशेबल भी है। आप लेबर को स्टोर करके कहीं रख नहीं सकते, ठीक है, प्रिजर्व करके रख नहीं सकते। थर्ड है सप्लाई ऑफ लेबर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सप्लाई ऑफ लेबर हमने इलास्टिसिटी में भी पढ़ा था। सप्लाई ऑफ लेबर की जो इलास्टिसिटी है उसमें भी देखा था हमने कि जो सप्लाई ऑफ लेबर का कर्व बनता है वो कैसा बनता है, बैकवर्ड बेंडिंग। जो सप्लाई कर्व है लेबर का वो बैकवर्ड बेंडिंग बनता है। क्यों बनता है ये भी मैंने अपनी रेगुलर क्लास में समझाया था। उसमें हमने देखा था कि भाई एक पर्टिकुलर आप इंक्रीज वेजेस पे आप लेबर को खरीद सकते हो, पर अगर आप ज्यादा से ज्यादा भी पे करोगे तो लेबर जो है वो अपने आराम को छोड़कर नहीं, उसके एक पर्टिकुलर टाइमिंग्स रहते हैं, मतलब वो एक पर्टिकुलर आवर्स रहते हैं जो वो उतना ही मेहनत करेगा, वो उससे ज्यादा नहीं करेगा, भले ही आप कितना भी प्राइस हाई कर दो। तो इस मामले में हम क्या कह सकते हैं कि सप्लाई जो है वो आपकी कैसी रहती है, धीरे धीरे तो आप उसकी प्राइस के साथ आप उसकी लेबर जो है वो ले सकते हो, बट आपको वो डिमिनिशिंग करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो लेबर का सप्लाई कर्व वो बैकवर्ड बेंडिंग बनता है, इसी रीजन के कारण कि लेबर जो है वो ज्यादा पैसे देने पर भी आपको हो सकता है काम ना करके दे, ठीक है। इसीलिए हायर वेजेस पे हम बोल सकते हैं कि बैकवर्ड बेंडिंग कर्व बनता है। नेक्स्ट है वीक बार्गेनिंग पावर। जैसे हमारी कंट्री को ही ले लीजिए, तो यहाँ पर लेबर बहुत है, अनएम्प्लॉयड पीपल बहुत है, तो क्या होगा कि लेबर यहाँ पर प्लेंटी अवेलेबल है। तो जब बहुत कोई भी चीज अबंडेंस में होती है, ठीक है, प्लेंटी होती है, तो उसकी जो कीमत है या आप उसकी बोलो बार्गेनिंग पावर है वो कम होती है, ठीक है। अगर आपने काम नहीं किया तो कोई और काम करेगा, कोई और नहीं किया किसी और ने, जो कि उस पर्टिकुलर वेजेस में काम करने को तैयार होगा, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो वीक बार्गेनिंग पावर। नेक्स्ट है डिफर इन एफिशिएंसी ऑफ लेबर। तो जैसे हमने लैंड किस में देखा था कि फर्टिलिटी ऑफ लैंड जो है वो भी अलग अलग होती है, वैसे ही लेबर की एफिशिएंसी भी अलग अलग होती है। थर्ड है हमारा कैपिटल। कैपिटल आपको पता है, कैपिटल हम क्या बताते हैं, जो हम पैसा लगाते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं। जो भी हम पैसा लगा रहे हैं अपने प्लांट मशीनरी या रॉ मटेरियल्स खरीदने में, जो भी हमने मनी इन्वेस्ट की है अपने बिजनेस में, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसके फंक्शंस क्या हैं, कैपिटल आपको किस किस के लिए जरूरी है। कैपिटल से हम टूल्स एंड मशीन्स खरीदते हैं, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मतलब आप लेबर की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कर सकते हो। कैसे? कि आप उसके लिए कुछ टूल्स या मशीन्स ऐसी लगा दो कि उसको थोड़ा जल्दी, उसको इजी हो जाए काम करना, तो वो क्या प्रोडक्टिविटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। कैपिटल सप्लाईज रॉ मटेरियल्स, ये तो पता ही है, कैपिटल से ही हम रॉ मटेरियल्स, प्लांट मशीनरी, ये सब कंटिन्यूस बेसिस पे खरीदते रहते हैं। एंड इट जनरेट्स मोर एम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि आप जब मशीन्स और प्लांट्स ज्यादा खरीदोगे, इक्विपमेंट्स ज्यादा खरीदोगे, तो उन पे काम करने के लिए जो लेबर है वो भी आपको ज्यादा एम्प्लॉय करने पड़ेंगे, तो आप इसी तरह एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बना रहे हो। और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी बनती है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज का मतलब उसमें रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, ये सब चीजें बनते हैं। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल्स को फैक्ट्री में लाने के लिए भी, साइट ऑफ प्रोडक्शन पर लाने के लिए भी आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो इन सब से जब इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बनता है तो कैपिटल से ही बनता है, ओके। अब पेमेंट्स ऑफ फैक्टर, मतलब फैक्टर सर्विसेज जो होती हैं हमारी, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं आप सभी को पता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये है हमारे फैक्टर सर्विसेज। और इनकी फैक्टर इनकम्स जो है, फैक्टर इनकम वो कौन सी होती है, लैंड की होती है रेंट, लेबर की होती है वेजेस, कैपिटल का होता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर का होता है प्रॉफिट। ये रेगुलर क्लासेस में हमने बहुत बार किया है, फैक्टर इनकम और फैक्टर सर्विसेज। तो इन सब का पेमेंट के लिए भी आपको पैसा चाहिए, तो वो हमें कैपिटल से मिलेगा, ओके। आई होप आपको लैंड, लेबर, कैपिटल ये तीनों आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम चलते हैं एंटरप्रेन्योर पे, ठीक है। अब पर्सन जो कि ऑर्गेनाइज करता है प्रोडक्शन को,
जो भी ये काम करता है, प्रोडक्शन की स्टार्टिंग करता है, प्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो लाता है, ठीक है, वो स्टार्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर में क्यों जरूरी है, जब हमारे पास तीनों फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, तो ये तीनों अपने आप तो करेंगे नहीं, अपने आप तो ये कोई प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते, तो हमें इसके लिए डायरेक्शन देने वाला एक पर्सन चाहिए जो कि होता है एंटरप्रेन्योर, जो कि सारे फैक्टर्स को मोबिलाइज करता है। ओके देखिए, अब हम देखते हैं अब हम देख रहे हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर में देखिए फंक्शंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर कौन कौन से हैं। एंटरप्रेन्योर इनिशिएट्स द बिजनेस, फिर डिसीजन मेकिंग करता है, बिजनेस को स्टार्ट करता है, डिसीजंस लेता है, टेक्नोलॉजी चूज करता है, लेबर को एम्प्लॉय करता है, ठीक है, और फैक्टर्स को रिवॉर्ड्स देता है। तो ये सारा काम किसका होता है, एंटरप्रेन्योर का, ठीक है। अब हम आते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं बैक टू बैक, उसमें सबसे पहला टॉपिक है प्रोडक्शन फंक्शंस। अब प्रोडक्शन फंक्शन, मैंने आपको बताया कोई भी चीज का फंक्शन क्या होता है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट्स एंड आउटपुट्स, ठीक है। अगर हम प्रोडक्शन फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन और इट्स फैक्टर्स, ठीक है। अब हम आपको पता है कि प्रोडक्शन में हम क्या कर सकते हैं, जब इनपुट आता है, इनपुट जो है प्रोसेस में जाता है, तब जाके आपको डिजायर्ड आउटपुट मिलता है। तो उसको जब हम मैथमेटिकली लिखते हैं तो वो हमारा इस तरीके से आता है, Q मतलब क्वांटिटी ऑफ X, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी X इज इक्वल टू, ये हमारा आउटपुट है, ठीक है। आउटपुट क्या होता है, इट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर, लैंड, कोई और आपका कैपिटल, ये सब चीजें जब मिलती हैं, कितना कितना हमें कैसे कैसे चाहिए, किस प्रोपोर्शन में चाहिए, जब हम इनके फंक्शन को डिटरमाइन करते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलती है, वो होता है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। तो हम प्रोडक्शन फंक्शन को क्या बोलेंगे, इट इज द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट्स एंड द आउटपुट्स। ये सारे आपके इनपुट्स हैं और ये किस प्रपोर्शन में यूज होंगे इस आउटपुट के लिए, यही एक मैथमेटिकल फंक्शन डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर इनपुट्स एंड द अमाउंट ऑफ गुड्स एक्स। अब इसमें दो तरह के हमारे प्रोडक्शन फंक्शंस आते हैं। देखिए, हमारा प्रोडक्शन फंक्शन तो हमने देख लिया, अब इसमें अब हम देखेंगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ये हम सबको पता है कि शॉर्ट रन में कोई भी फर्म जो है वो किस तरह से काम करती है, दो वेरिएबल्स होते हैं उसके, फिक्स्ड और वेरिएबल, दो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। शॉर्ट रन में कोई भी प्रोडक्शन करने वाली फर्म, उसके पास जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो फिक्स्ड भी होते हैं और वेरिएबल भी होते हैं। फिक्स्ड इन द सेंस कि आपने कोई भी चीज एक प्लांट से शुरू की, एक प्लांट एम्प्लॉय किया, ठीक है, एक मशीनरी ली, ठीक है, उस पे आपने लेबर बढ़ाना शुरू किया, पहले 2 लेबर से काम किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, फिर ऐसे करते करते आप 10 लेबर्स तक पहुंच गए। तो ये आपका है वेरिएबल फैक्टर और ये है आपका फिक्स्ड फैक्टर। तो इसीलिए हमें ये समझना है कि शॉर्ट पीरियड के अंदर किस तरह कितने फैक्टर्स होते हैं, दोनों होते हैं, फिक्स्ड भी होता है और वेरिएबल भी होता है। फिक्स्ड फैक्टर कौन सा होता है, जिसे लेवल ऑफ आउटपुट से कोई मतलब नहीं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, फिक्स्ड फैक्टर मतलब जिसे लेवल ऑफ आउटपुट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो लगते ही हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। और जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जो आपके प्रोडक्शन के
बढ़ाने से, आपको अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। और ये इनका रिलेशन नहीं होता है आउटपुट से, भले आपका आउटपुट 0 हो तो भी आपके जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, फिक्स्ड कॉस्ट है, ये लगेगी ही लगेगी, ठीक है। देखिए फिक्स्ड फैक्टर्स कौन से हैं? द फैक्टर्स विच आर नॉट अवेलेबल इन द शॉर्ट पीरियड दे कैन बी केप्ट एज अ कांस्टेंट, क्योंकि तभी तो फिक्स्ड है भाई। फिक्स्ड क्यों बोले कि ये चीजें कांस्टेंट रहेंगी, क्योंकि ये चेंज नहीं होंगी शॉर्ट पीरियड में, तभी तो इसको शॉर्ट रन फंक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में इसीलिए हमें क्या दो फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड मतलब जो शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं हो सकता, जो कांस्टेंट रहता है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स। और वेरिएबल फैक्टर मतलब जो भी आपका इसमें शॉर्ट पीरियड के अंदर आउटपुट के चेंज के कारण, शॉर्ट पीरियड में आउटपुट के चेंज के कारण भी आपको वेरी करना पड़े, कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल्स, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं आपके वेरिएबल फैक्टर। अब हम शॉर्ट रन फंक्शन तो हमने देख लिया, अभी अब हम आते हैं लॉन्ग रन फंक्शन पे। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, हम किसके बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं, प्रोडक्शन और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे हमने शॉर्ट रन में देखा था, पर इस टाइम लॉन्ग पीरियड में देखेंगे, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, हम आगे देखते हैं कि लॉन्ग रन में क्या एप्लीकेबल होगा और शॉर्ट रन में क्या एप्लीकेबल होगा। पर अभी आप समझिए कि प्रोडक्शन और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, इन दोनों को हम रिलेशनशिप इन दोनों का देखते हैं, ठीक है। अब इसी में हम लोग देख सकते हैं कि जो शॉर्ट पीरियड है उसके अंदर शॉर्ट रन में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों तरह के फैक्टर्स होते हैं, पर जो लॉन्ग रन है उसमें सारे फैक्टर्स कैसे होते हैं, वेरिएबल, ठीक है। एक चीज और कि यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, जो आपका शॉर्ट रन है, यहाँ पर कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। जो अपना लॉन्ग रन है, इसमें कौन सा एप्लीकेबल होता है, लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रपोर्शन, ठीक है। क्योंकि इसमें सारी चीजें फिक्स्ड क्वांटिटी में आपकी रहती हैं, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में चेंज होती हैं। जैसे कि एक प्लांट, और हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया था 10 लेबर्स, तो यहाँ पर हम दूसरा प्लांट लेंगे तो 20 लेबर्स, तीसरा प्लांट लेंगे तो 30 लेबर्स। तो यहाँ पर आपको पता है 1:10 का रेशियो मेंटेन है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रपोर्शन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि शॉर्ट रन में क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, जहां पर कि आपके दोनों फैक्टर्स रहते हैं, फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी। और लॉन्ग रन में आपके सारे फैक्टर्स वेरिएबल हो जाते हैं, और जो वहां पर लॉ आपका एप्लीकेबल होता है वो है लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रपोर्शन। अब हम आगे चलते हैं। इसमें हम लोग टीपी, एपी और एमपी देखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट वाले टर्म्स आ रही हैं। अभी टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, इट रिफर्स टू द टोटल आउटपुट ऑफ द फर्म पर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। पूरा टोटल आउटपुट जितना भी उसको जो भी फर्म ने प्रोड्यूस किया है, वो टोटल आउटपुट जो है वो उनका टोटल प्रोडक्ट होगा। अब एवरेज, किसी भी चीज का एवरेज निकालना होता है, क्या होता है, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एपी इज इक्वल टू टीपी अपॉन क्यू, ठीक है। और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, चेंज इन टीपी बाय चेंज इन क्यू। तो आपका जो भी चेंजेस आएंगे वो क्या हो जाएगा, मार्जिनल। क्यों, क्योंकि मार्जिनल क्या होता है, इट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज होता है रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। एडिशनल फैक्टर आपने जो भी बढ़ाया है उसके कारण टोटल प्रोडक्ट में जो भी चेंज आया है उसको क्या बोलेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, टीपी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एमपी। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया है। अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं।
अब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन देख रहे हैं, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि भाई 3 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज होती है इंक्रीजिंग रिटर्न्स, सेकंड स्टेज होती है डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ये हमने रेगुलर क्लासेस में बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। थर्ड स्टेज होती है हमारी नेगेटिव रिटर्न्स। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इंक्रीजिंग रिटर्न्स मतलब हमारा जो टीपी है, जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है, ये याद रखना हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं और यहाँ शॉर्ट रन में जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एप्लीकेबल होता है उसकी बात कर रहे हैं, उस लॉ को समझ रहे हैं। तो यहाँ पे 3 स्टेजेस हैं, जैसे मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड बोली, तो ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है और ये स्टेज 3 है। तो स्टेज 1 कौन सी होती है? इंक्रीजिंग, मतलब जो टीपी है वो आपका इंक्रीज हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि टीपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इस पॉइंट पे आकर वो इंक्रीजिंग रेट पे था, इस पॉइंट पे आके क्या हो गया, इस पॉइंट पे होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस पॉइंट पे आकर हमारा जो टीपी है वो इंक्रीज तो होता है बट डिक्रीजिंग स्टेज से शुरू हो जाता है, डिक्रीजिंग स्टेज से इंक्रीज होता है, ठीक है। अब इसमें आप देखिए आपका जो एपी है, एपी आपका ऐसे रहेगा, इसमें ऐसे चलेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा है एपी, एवरेज प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, टीपी आपका राइज कर रहा है, ठीक है। आपका एपी है वो भी राइज कर रहा है और आपका एमपी है वो भी राइज कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे आकर एमपी और टीपी जो है वो दोनों इक्वल होंगे और यहाँ पर एपी जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ये हमारी रेगुलर क्लासेस में हमने देख लिया था। सेकेंड स्टेज होती है वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स की होती है, ठीक है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स मतलब आपका जो टीपी है वो क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, ठीक है। टीपी आपका क्या होगा, इस पॉइंट पे आके डिमिनिश होगा, पर यहाँ पे डिमिनिश नहीं, एक्चुअली यहाँ पे डिमिनिश नहीं होगा। सेकेंड स्टेज में जाकर तो आपका टीपी है वो मैक्सिमम पहुंचेगा, टीपी जो है आपका मैक्सिमम होगा। अब टीपी जब मैक्सिमम होगा आपका एमपी क्या होगा, ये देखिए इस स्टेज में जब टीपी मैक्सिमम हो रहा है यहाँ पे आपका एमपी क्या हो रहा है, 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एमपी 0 और एपी भी आपका नीचे फॉल हो रहा है, ओके। जो थर्ड स्टेज है वो होगी नेगेटिव रिटर्न्स की। इसका मतलब है कि आपका टीपी भी फॉल करेगा, आपका एपी तो फॉल कर ही रहा है और आपका जो एमपी है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये देखिए नीचे आ रहा है थर्ड स्टेज में, तो एमपी आपका नेगेटिव हो रहा है। तो ये 3 स्टेजेस हैं, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और नेगेटिव। इसमें आपको ये ध्यान रखना है जो मैंने आपको अभी बोला था कि एमपी कर्व्स इंटरसेक्ट्स द एपी कर्व। एमपी और एपी जो है वो इक्वल होंगे जहां पर एपी मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर अब हमें देखना है इसको, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम एक नाम और से जानते हैं, वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, ठीक है। इसका एक और डिमिनिशिंग यूटिलिटी में कंफ्यूज मत होना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी वो अलग था, ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। तो रिटर्न्स कब आता है, जब प्रोडक्शन की बात हो, ठीक है। तो ये याद रखना कि जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स मतलब क्या हुआ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। और ये लॉ किस पे एप्लीकेबल नहीं है, एग्रीकल्चरल सेक्टर पर ये इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर पे एप्लीकेबल है। तो ये आईएमपी पॉइंट्स हैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और डिमिनिशिंग रिटर्न्स के फैक्टर्स क्यों है, क्योंकि हमारे देखो क्या क्या रीजंस है
कि सारे वेरिएबल फैक्टर्स होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस का मतलब एक जैसे। तो अगर लेबर जो है एक की प्रोडक्टिविटी 50 है तो दूसरे की जरूरी नहीं 50 हो, उसकी 60 हो सकती है, एक हो सकता है जिसकी 40 होगी। तो सारे जो रिटर्न्स है, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि मार्जिनल रिटर्न्स जो है वो एक्टिव रहते हैं, वो होते ही होते हैं। भले हम लैंड में देखें, भले लेबर में देखें, एक स्टेज में आके रिटर्न्स हमारे डिमिनिश होते हैं। तो यहाँ पर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशंस एंड द कॉम्बिनेशन जो है वो भी कभी कभी गलत हो जाता है। हम जो फैक्टर का जो प्रोपोर्शन ले रहे हैं, जैसे एक प्लांट पे हमें कितना लेना है, कितने लेबर्स एम्प्लॉय करने हैं, ठीक है, 40 करने हैं, 50 करने हैं, 60 करने हैं, ये कॉम्बिनेशन भी कभी कभी गलत होता है। तो जब गलत आप कॉम्बिनेशन दोगे इनपुट का तो आपका आउटपुट भी बट नेचुरल गलत होगा या डिमिनिश हो जाएगा। अब अजम्पशन जिसके हैं वो अपन देख लेते हैं। assumptions देखिए, the units of variable factor are homogeneous, तभी वो बोल रहा है कि रिटर्न्स क्यों डिमिनिश हो रहे हैं, क्योंकि होमोजीनियस नहीं होते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू चेंज, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा शॉर्ट रन में फिक्स्ड फैक्टर्स भी होते हैं, वेरिएबल फैक्टर भी होता है, ठीक है, और हम चेंज कर सकते हैं कॉम्बिनेशन को, बट ये सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए एप्लीकेबल है, इसलिए हम कॉम्बिनेशन को ज्यादा नहीं कर सकते चेंज, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। और एक और अजम्पशन है जो इंपॉर्टेंट है कि देयर इज नो चेंज इन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर ये सारे अजम्पशंस होते हैं तब जाकर ही ये वेरिएबल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है ये आपका एप्लीकेबल होता है। अब हम आते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल जो है ये हमारा कब एप्लीकेबल होता है, ये हमारा लॉन्ग रन का प्रोडक्शन में होता है। लॉन्ग रन में ये वाला लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल या लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शंस बोल सकते हैं, ये एप्लीकेबल होता है। इसमें सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, हमेशा क्वेश्चन आता है। तो लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स कैसे होते हैं, वेरिएबल, ठीक है। चेंज इन आउटपुट इज कॉल्ड रिटर्न्स, इस पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। अभी हम इस लॉ के बारे में क्या जानते हैं, इस लॉ में क्या होगा, इस लॉ में आपके जो सारे फैक्टर्स हैं वो क्या है, वेरिएबल, मतलब आप चेंज कर सकते हो। एक प्लांट के साथ आपने देख लिया कि भाई 10 लेबर्स चाहिए, तो दूसरे प्लांट के साथ आप क्या करोगे, 20 लेबर लगाओगे, तीसरे प्लांट के साथ क्या करोगे, 30 लेबर लगाओगे, ठीक है। तो आप प्रोपोर्शनेटली चेंज कर रहे हो। 3 प्लांट में कितने लगेंगे, आपके 30 लगेंगे। तो ये क्या होता है, आपका लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शंस। यहाँ पर प्रोपोर्शन फिक्स है, 1:10 का रेशियो है, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन क्या है इस लॉ का, कि आपको जब इनपुट्स आप सबके इंक्रीज करते हो तो आउटपुट जो है वो आपको जरूरी नहीं है कि सारा एक जैसे ही मिलेगा। कैसे कैसे मिलता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स के रूप में, कांस्टेंट रिटर्न्स के रूप में और डिमिनिशिंग में। तीसरे जो हमने शॉर्ट रन में देखा था वो कैसा था, उसमें इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और नेगेटिव थे। यहाँ पर है इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिमिनिशिंग, ओके। अब हम देखते हैं यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स में देखो क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स में जो आपका आउटपुट है वो आउटपुट जो होता है वो ज्यादा होता है इनपुट से। आपने आउटपुट में जो भी आपने आपने जो इनपुट दिया है, जो इनपुट है वो आपका कम रहता है और आपको आउटपुट ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो जब आपका आउटपुट ज्यादा होता है और इनपुट कम होता है तब क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो मतलब आपका रिटर्न्स इंक्रीज हो रहा है, आपको रिटर्न्स ज्यादा आ रहे हैं। अगर आप इनपुट्स डबल करते हो तो आउटपुट डबल से भी ज्यादा का आ रहा है, ठीक है। तो इस सब के रीजंस क्या हो सकते हैं, जो स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, इंडिविजिबल फैक्टर्स, वॉल्यूम डिस्काउंट्स, ये सब आपके जो है ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स के आपके फैक्टर्स हो सकते हैं। कांस्टेंट रिटर्न्स में क्या होता है, जब आपने जितना इंक्रीज किया, जैसे आपने इनपुट को डबल किया, ट्वाइस किया, तो आपका आउटपुट भी डबल आ रहा है, ठीक है। प्रोपोर्शनेट इंक्रीज दोनों का सेम है। देखो, प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट एंड प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट्स आर सेम। तो जब आप सब चीजें सेम है तो कांस्टेंट रिटर्न्स हो जाता है, ओके। और डिमिनिशिंग रिटर्न्स, अब आप समझ गए होंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स के साथ क्या होता होगा। डिमिनिशिंग रिटर्न्स में
डिमिनिशिंग रिटर्न्स में आउटपुट जो है वो आपका कम होता है, क्योंकि रिटर्न्स कम हो रहे हैं इसका मतलब है कि आउटपुट कम है। आउटपुट आपका कम है किससे? इनपुट से। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमारा ये लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन कंप्लीट होता है। इसका जब हम ग्राफ देखें तो ये कैसा बनता है? इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिमिनिशिंग, इस तरीके से बनता है। अब इसके अंदर देखिए रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर और रिटर्न्स टू स्केल, इन सब का जो हमने पढ़ चुके हैं वही एक ये शॉर्ट में आपको दिया हुआ है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक प्रोडक्शन में समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉस्ट। कॉस्ट में जो हमें मेन चीज देखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए कॉस्ट मतलब क्या होती है? जो भी आप एक्सपेंडिचर इंकर किया है किसी भी प्रोड्यूसर ने या फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम कॉस्ट कहेंगे। ठीक है, अब ये कॉस्ट बहुत तरह की होती है, जिसमें से जो आपको इम्पोर्टेंट आने वाली होती है वो है इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है, अब उससे पहले हम 2-3 टर्म्स और पढ़ लेते हैं, जो कि है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सब देख रहे हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब क्या होता है? जिनको हम अकाउंट्स में सेपरेट हेड्स में एंट्री करते हैं, तो वो होता है हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब जिनके अकाउंट्स में आप एंट्री करते हो सेपरेट हेड्स में। ओके, जैसे वेजेस हो गए, रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट हो गई, ठीक है, रेंट पेड टू द लैंड लॉर्ड या ऑनर, तो वो हो गया आपका। तो ये हो गए आपके एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट मतलब ऐसी कॉस्ट किसकी? उन फैक्टर्स की जो प्रोड्यूसर ने खुद ने ओन कर रखा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कार अगर ऑनर की खुद की है तो उसका जो अगर वो बिजनेस में यूज कर रहा है तो वो क्या हो गई? उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट। आप उसकी एंट्री नहीं लिखोगे। जो मेन डिफरेंस है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का वो क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम अकाउंट्स में एंटर करते हैं सेपरेट हेड्स में, पर इम्प्लिसिट को एंटर नहीं करते। ठीक है, इनको नहीं अकाउंट बुक्स में कभी भी रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट का एक और नाम होता है अकाउंटिंग कॉस्ट। कभी इस नाम से आए तो कंफ्यूज मत होना, अकाउंटिंग कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट एक ही बात है। ठीक है, अब हम आते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स पे। अब देखिए प्रॉफिट्स तो आप सबको पता है क्या होता है। कोई भी फर्म या कोई भी ऑनर, कोई भी जो एंटरप्रेन्योर है वो किस तरीके से कॉस्ट वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा? जब उसकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट दैट इज उसने अकाउंट्स में जो एंटर करी वो, जब उसने इम्प्लिसिट कॉस्ट दैट इज जो उसकी खुद के ओन्ड प्रोडक्ट्स जो ओन्ड फैक्टर्स हैं उनकी कॉस्ट भी निकलनी चाहिए, प्लस नॉर्मल प्रॉफिट का एक परसेंटेज। तो ये तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? इकोनॉमिक कॉस्ट। अगर हमको इकोनॉमिक प्रॉफिट करके भी एक आता है टर्म इकोनॉमिक प्रॉफिट, तो ये क्या होता है? इकोनॉमिक रेवेन्यू, मतलब आप या नॉर्मल रेवेन्यू बोल सकते हो, रेवेन्यू माइनस इकोनॉमिक कॉस्ट। और इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है? ये वाली। ठीक है, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट, इन तीनों को जब हम रेवेन्यू से माइनस कर देते हैं तो इनका डिफरेंस क्या होता है? इकोनॉमिक प्रॉफिट। अब हम आगे चलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरफ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? कि आपकी ऐसी कॉस्ट जो आपकी बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव की कॉस्ट है जो आपने छोड़ दी है। क्या? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट जो आपने छोड़ दी है उसी को हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम आगे देख सकते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट हमको पता है। प्राइवेट कॉस्ट कौन सी होती है? जो पर्सनल कॉस्ट होती है, ठीक है, हमारी खुद की कॉस्ट है, हमारे खुद का एक्सपेंडिचर है, वो हमारा प्राइवेट है, प्राइवेट कॉस्ट। सोशल कॉस्ट मतलब डैम्स, फर्नीचर, ये अपना कैनाल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, रेलवेज, इन सब की कॉस्ट जो सोसाइटी बियर करती है वो होता है सोशल कॉस्ट। ठीक है, अब कॉस्ट फंक्शन में हम देखते हैं, कॉस्ट हमारे पास पता है हमें क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है,
अब फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आपका जो कर्व होता है वो कैसा रहता है, फिक्स्ड रहता है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट में फिक्स्ड रहता है आपका, ये फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व है, ठीक है। तो आपका ये y है, ये o है, ये x एक्सिस है, इसमें आपकी फिक्स्ड कॉस्ट मतलब लेवल ऑफ ये क्वांटिटी है, ये आपका आउटपुट का लेवल है, कितना भी आउटपुट का लेवल है आपका कॉस्ट क्या है, सेम है, ठीक है। तो वो हो गई आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। आगे आते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में कैसा रहेगा आपका, वेरिएबल कॉस्ट मतलब आपके आउटपुट के लेवल से इंक्रीज करेगा, ये जैसे जैसे आउटपुट का लेवल बढ़ रहा है आपका वेरिएबल फैक्टर की कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है। अब इसी जगह मैं आपको बोलती हूँ कि मेरे को टोटल कॉस्ट का बताओ, तो टोटल कॉस्ट क्या होती है, कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट का तो ये रहा, ठीक है, कांस्टेंट बार, और वेरिएबल कॉस्ट आपका अपवर्ड राइजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम इन सब का टोटल कॉस्ट निकालना हो तो कैसे होगा, वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। सबमिशन ऑफ टोटल और फिक्स्ड, इस पॉइंट तक लेवल ऑफ आउटपुट के इस पॉइंट तक जीरो आउटपुट पे भी फिक्स्ड कॉस्ट हमारी लग रही है, यहाँ से यहाँ तक फिक्स्ड कॉस्ट लगी और फिर ये आउटपुट के लेवल से इंक्रीज हो रही है, ये हो गई हमारी टोटल कॉस्ट, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ। कॉस्ट कर्व्स हमने अभी बनाए हैं, ये देखिए ऊपर। अब हम आते हैं अपने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पे। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, ये हमारी AFC इज इक्वल टू TFC बाय Q, क्योंकि टोटल बाय आप बोल सकते हो यूनिट्स। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, फैक्टर के साथ, वॉल्यूम या फैक्टर आपका बढ़ रहा है, अगर आउटपुट बढ़ रहा है उसके साथ क्या होती है, नीचे आती जाती, कम होती जाती। तो इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो क्वेश्चन जो आता है आपको एग्जाम में कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कौन सा कॉस्ट का कर्व होता है। एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपने डिमांड के कर्व में देखा था, ठीक है, एक आपने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड के कर्व पे देखा था, पर वो नहीं आएगा, अभी हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात कर रहे हैं, तो वो आपका इस कॉस्ट कर्व में आता है, तो AFC में आता है। नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल कर्व। तो वेरिएबल कॉस्ट का कर्व हमारा हमेशा यू शेप का बनेगा, ठीक है, हमेशा कैसा बनेगा, यू शेप का कर्व बनेगा हमारा। एवरेज कॉस्ट भी हमारा यू शेप का बनेगा, और मार्जिनल कॉस्ट मैंने अपनी क्लास में आपको बताया हुआ है, ये थोड़ा सा इस तरीके से बनेगा, ऐसा, ये मार्जिनल कॉस्ट का कर्व बनता है। अब हमने पता है, हमें एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब हम पढ़ चुके हैं। एवरेज कॉस्ट इज TC बाय Q, टोटल कॉस्ट बाय क्वांटिटी। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, एडिशनल यूनिट से जो हमें कॉस्ट में बढ़ गया, ठीक है, तो चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी, ये दोनों बनेगा। तो ये हमारे दोनों जो AC और MC हैं, ये हमेशा इस तरीके यू शेप बनते हैं। पर एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा MC कर्व जो है ये कट करता है, MC कर्व जो है ये कट करता है AC कर्व को, जब मतलब मिनिमम पॉइंट से, एट मिनिमम पॉइंट। हमेशा ध्यान रखना कि मिनिमम पॉइंट पे MC कर्व AC कर्व को कट करता है, जब AC मिनिमम था उस पॉइंट पे MC कर्व ने कट किया है, हमेशा ये ऐसे ही होगा मार्केट्स, और हम आगे पढ़ने वाले उन सारे चैप्टर्स में हमें देखने को मिलेगा ये चीज। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स। तो लॉन्ग रन क्या होता है, इट इज अ सबमिशन ऑफ ऑल शॉर्ट रन कर्व्स। तो शॉर्ट रन जो कर्व्स होते हैं उन सब के एवरेज कॉस्ट को मिलाकर हमारा लॉन्ग रन का कर्व बनता है, ठीक है। अब लॉन्ग रन का कर्व कैसा होता है आपका, इस तरीके से सारे शॉर्ट रन्स को लिया हुआ होता है। और मैंने एक चीज और बताई थी कि लॉन्ग रन कर्व को हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग कर्व्स या एनवेलप कर्व्स भी बोलते हैं, ठीक है, प्लानिंग कर्व्स भी बोलते हैं, सॉरी प्लांट कर्व्स बोलते हैं इनको हम। प्लांट कर्व्स बोलते हैं, और शॉर्ट रन के जो कॉस्ट कर्व है उसको हम बोलते हैं प्लानिंग कर्व्स, यहाँ पर हम बोलते हैं प्लांट कर्व्स। और अब हम आगे चलते हैं इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज में। तो ये सब थ्योरी पार्ट है, इन डिसइकोनॉमीज और इकोनॉमीज के कारण ही आपका यू शेप का कर्व बनता है।
इंटरनल इकोनॉमीज मतलब आपको फायदे, इकोनॉमीज का मतलब होता है आपका किसी भी चीज के एडवांटेजेस, तो इकोनॉमीज होती हैं, डिस इकोनॉमीज का मतलब होता है डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो जब हमारा ऐसा एसी कर्व बन रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर इकोनॉमीज ज्यादा हैं, मतलब रिटर्न्स ज्यादा मिल रहे हैं, तो कॉस्ट कम हो रही है, फिर यहाँ जाके कांस्टेंट हो गई और यहाँ अपवर्ड राइजिंग है, इसका मतलब कि हमारे रिटर्न्स डिमिनिश हो रहे हैं, रिटर्न्स कम हो रहे हैं, इसलिए कॉस्ट हाई हो रही है। ये सब हमने अपने रेगुलर क्लासेस में बहुत बहुत अच्छे से समझा है। तो आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ में हमने ये कॉस्ट का जो लेसन है ये भी हमने पूरा कर लिया रिवाइज। ओके, आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा।